नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। आप सबकी तैयारी सही चल रही है ना? किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से चीजों को आप लेते हुए जा रहे होगे। और हमारी ये क्लास सत्य पॉलिटी की आज रहने वाली है। और थोड़ी सी खास बात यह है कि हम जो इस क्लास को लेने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम ये भी ध्यान रखना कि हम एएलपी वाले बच्चों को भी इसमें साथियों हम ऐड ऑन करने वाले हैं। मतलब अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसा आपसे कहता हूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके भाई जो इस पॉलिटी को पढ़ा रहे हैं ना, वो उस लेवल की पढ़ा रहे हैं जिससे कि साथियों आपको कोई दिक्कत ना आए, आप हर एग्जाम को निकाल पाए। समझ गए ना? तो एएलपी वाले बच्चे हों, ग्रुप डी वाले बच्चे हों, तो सब साथियों इसके अंदर आप जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी जो क्लास का टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, फिर 10 बजे सुबह साथियों आपकी साइंस की क्लास होती है। मैं जो आपके सामने आता हूं यानी सुशील यादव सर आपके सामने साथियों 9 बजे आते हैं शाम को। और फिर साथियों 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो ये आपकी फ्री क्लासेस हैं साथियों, जो आपको विराट बैच के अंतर्गत यूट्यूब पर मिल रही हैं। आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद इनका ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप साइंस मैग्नेट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको पीडीएफ में मिलती रहेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अगर दोस्तों आगे बात करते हैं तो ध्यान से सुनना दोस्तों। जो हमारा जीके का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, मतलब जिसमें मैं आपको सारी जीके पढ़ा रहा हूं, ये साथियों आपको 399 रुपए में मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट जीके साथियों एक फाउंडेशन बैच के अंतर्गत पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बैच के अंदर जुड़ सकते हो। अभी इसका प्राइस साथियों हमने 399 रुपए ही कर रखा था, 499 599 रहता है। बाकी ये सबसे कम प्राइस है, इस पर अभी आप साथियों क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसमें आपको साथियों कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजिकल कंटेंट, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं तो दोस्तों टेस्ट सीरीज अभी आपकी बहुत जल्दी डाल दी जाएगी, तो फिर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। कैसे लेंगे? तो कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे साथियों, निर्माण बैच यहाँ दिख जाएगा आपको जनरल अवेयरनेस का, जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। चलो साथियों शुरू करते हैं। ये साइंस मैग्नेट पर आपका मिलेगा। तो अंतिम क्लास दोस्तों हमने कहां तक पढ़ी थी, एक बार जल्दी से बताओ, अंतिम क्लास में हमने कहां पढ़ा था? आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ शेड्यूल्स पर हमने बात करी थी और हमने ये देखा था कि कौन कौन से शेड्यूल हैं। 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 हुआ करती थी और अब वर्तमान में कितनी हैं दोस्तों? 12 हैं। 12 के बारे में मैंने आपको समझाई थी, सिखाई थी और बहुत अच्छे से साथियों क्लियर हो गई होंगी। बात समझ में आ गई? तो कौन कौन हमारी क्लास में आ चुके हैं दोस्तों? शुरू कर रहे हैं। मीनू है, एटीट्यूड एनटीपीसी गर्ल है, एवीएस नाम का बच्चा है, इट इज अरमान के नाम से है दोस्तों। लालचंद है, जय श्री राम लिख रहा है साथियों, अलोन नाम की एक बच्ची है। अनीता साथियों शेड्यूल कह रही है, एक बच्चा है साथियों जिसका नाम है अमरिंद्र कुमार। ये संगीता के नाम से बच्चा है, एक मुकेश कुमार है, पूजा मेहरा है। और साथियों बात करें तो बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुला। चलो तो अनुसूचियों पर बात कर चुके हैं और अनुसूचियों से हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता के चला था कि अगर हम भारत के संविधान में पार्ट की बात करें, भारत के संविधान में दोस्तों हम भाग की बात करें, तो भारत के संविधान में दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले सत्यों आपके 22 भाग हुआ करते थे। कितने? आपके पहले 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान के समय में अगर हम देखें तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? आप कहेंगे आपके 25 भाग हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछ चुका है, हो सकता है आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तब ध्यान रखना कि अगर आपको ऑप्शन ऐसा मिलता है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं और आपको 22 ही ऑप्शन में दिया जाता है, 25 ऑप्शन में नहीं दिया जाता, तब आप 22 ही आंसर लगा देंगे। लेकिन अगर 22 भी दिया जाता है और 25 भी दिया जाता है तो इस संदर्भ में दोस्तों आपको 25 ही आंसर लगाना पड़ेगा। मतलब 25 नहीं दिया था तो आप 22 के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज साथियों अगर 22 भी या 25 भी हो तो आप 25 ही आंसर लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से साथियों भारत के संविधान में पहले 22 भाग हुआ करते थे, बाद में 4 भाग और जुड़ गए, तो दोस्तों इसका मतलब 26 हो जाने चाहिए थे। तो एक 7वां पार्ट जो है, जो बी पार्ट स्टेट के बारे में बात करता है, वो हटा दिया गया। तो साथियों 26 से फिर हम कहेंगे तो वर्तमान में साथियों कितने? आपके 25 भाग हो जाएंगे। तो आज हम दोस्तों भारत के संविधान के भाग 1 को स्टार्ट कर लें। क्या कहेंगे दोस्तों? भारत के संविधान के भाग 1 को स्टार्ट कर लें। अगर आप भारत के संविधान के भाग 1 को पढ़ोगे तो दोस्तों भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप भारत के संविधान के जो 25 भाग हैं उनमें से अगर आप भाग 1 को पढ़ना शुरू करते हो तो साथियों भाग 1 में
आपके जो अनुच्छेद होंगे वो आपके 1 से लेकर 4 तक आ रहे होंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि बेटा ये बताओ कि 1 से लेकर 4 तक अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम भारत के संविधान का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, तो आप सिंपल कहोगे सर हम भारत का संविधान का भाग 1 पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई। जैसे जैसे भाग 2 पर जाएंगे तो फिर साथियों आर्टिकल 5 से शुरू हो जाएगा। मतलब होता क्या है कि दोस्तों हमने अपने संविधान को भाग में बांट रखा है, पार्ट में बांट रखा है, और हर भाग के अंदर कुछ ना कुछ अनुच्छेद होते हैं। जैसे हमने कहा भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद रहने वाले हैं। बात समझ में आ गई, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है और आप इसे साथियों उड़ा के रख देंगे। तो दोस्तों हम भारत के संविधान की अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं, भाग 1 की बात करते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको संघ और राज्य क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। यानी आप दोस्तों जो आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ने के लिए जा रहे हो, भाग 1 जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, उसमें आपको संघ और राज्य क्षेत्र मिलेगा। भारत का संघ और राज्य क्षेत्र क्या होता है, किस तरह से व्यवस्था है, ये आपको पढ़ना होगा। दोस्तों भले ही आपने कहीं से पढ़ रखा होगा, आपको थोड़ा बहुत आता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो आपको यह महसूस हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा हमने कम पढ़ा है। सर आप हमें बहुत अच्छी चीजें बता के जा रहे हैं, और दोस्तों जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊं ना उतना आप दोस्तों कवर करते चलिएगा, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फंस जाएगा। समझ गए बात को? क्योंकि दोस्तों अब लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, नए क्वेश्चन बन के आते हैं, तो हम नए क्वेश्चनों को भी कवर करके चलते हैं। इसलिए अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थाम के बैठना। दोस्तों जब हम भाग फर्स्ट पढ़ते हैं तो मैंने कहा अनुच्छेद कितने से कितने तक पढ़ोगे, अनुच्छेद साथियों आप 1 से 4 तक पढ़ोगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों हम यहां पर अनुच्छेद 1 से। किससे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले आर्टिकल फर्स्ट से शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों आखिरकार अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब मैं आपको शेड्यूल पढ़ा रहा था, जब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा था, एक बच्चा कह रहा है कि अनुसूची आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया। तो हो सकता है दोस्तों आपके अनुसार मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया हो, और बाकी अगर सबकी शिकायत ऐसी हो तो बता देना, फिर मैं आपको अनुसूची साथियों लगभग 3 घंटे में अनुसूची पढ़ाता हूं मैं। तो 3 घंटे नहीं, कम से कम 4 घंटे में मैं अनुसूची पढ़ाता हूं। तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा बेटा, यही हो सकता है ना। मैंने आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया है, और डिटेल में तो बेटा फिर इतना जा सकते हैं आप शेड्यूल के अंदर कि मैंने आपको बताया होगा कि 9वीं और 10वीं अनुसूची को सिर्फ 2 अनुसूची 1 घंटे में पढ़ाता हूं। तो फिर आपकी मर्जी, अगर आप उतना चाहते हो तो बता देना, फिर आपको बेटा अच्छे एग्जामों की तैयारी करनी है कि सर हमें तो स्टेट पीसीएस वगैरह देना, तो मैं आगे पढ़ा दूंगा बेटा आपको। और अगर आपको ये है कि सर हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो बेटा पेड बैच में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब एक बार अनुसूची पढ़ लेना, फिर आपके दिमाग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और फिर जीवन में ये नहीं कहोगे कि सर आपने डिटेल में अनुसूची नहीं पढ़ाया। उस लेवल की पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ बेटा ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, एलपी वाले बच्चे हैं, तो जितना इनके एग्जाम में आता है ना उतना ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका 20 नंबर का पोर्शन आता है, और 20 नंबर के पोर्शन में आपकी क्लास जा रही होंगी साथियों लगभग 300, तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो उससे क्या फायदा है। समझ गए ना दोस्तों? अनुच्छेद 1 में क्या है, तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, आप कहेंगे भारत जो कि साथियों इंडिया है, ये राज्यों का संघ होगा। सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, क्या है? सिंपल सी एक बात लिखी हुई है कि भारत जो इंडिया है ये राज्यों का संघ होगा। दोस्तों कहने के लिए सिर्फ ये एक लाइन है, और आपने याद भी कर ली होगी कि भारत जो इंडिया, जो कि साथियों भारत जो इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा, याद होगी आसानी से। लेकिन दोस्तों प्रश्न अगर निकालने पर आए ना, तो प्रश्न यहां से बहुत निकल सकते हैं। क्या लिखेंगे साथियों? यहां देखिएगा भारत दैट इज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। प्रश्न इतने निकलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। और दोस्तों एग्जामिनर कभी ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देगा कि बताओ अनुच्छेद 1 में क्या है, आपको 3-4 ऑप्शन डालेगा, नहीं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन यहीं से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन आप देखना कि क्या आप इससे पहले इन क्वेश्चनों को जानते थे। दोस्तों देखो, पहले मुझे एक बात बताओ कि सर यहां पर अनुच्छेद 1 के अंदर जो भारत के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो एक तो हमें दिखाई दे रहा है, एक शब्द तो सर यहां पर भारत प्रयोग किया जा रहा है, गौर फरमाना, एक शब्द तो दोस्तों यहां पर भारत प्रयोग किया जा रहा है। क्या प्रयोग किया जा रहा है? एक शब्द दोस्तों यहां भारत प्रयोग किया जा रहा है, जबकि दूसरा शब्द भी हमें दिखाई दे रहा है, एक शब्द हमें इंडिया दिखाई दे रहा है। सर सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आखिरकार साथियों भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में साथियों भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? अगर सर ये इंग्लिश का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, तो बेटा फिर हिंदुस्तान भी होना चाहिए था, फिर आर्यव्रत भी होना चाहिए था, है ना। या
अगर आप कुछ नहीं रख रहे तो सिंगल भारत रखते, है ना, भारत रखते, भारत राज्यों का संघ होगा, या फिर आप लिखते भारत जो इंडिया जो आर्यव्रत जो हिंदुस्तान ये राज्यों का संघ होगा। सबसे पहला प्रश्न कि अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत को किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप कहेंगे कि भारत और इंडिया दोनों ही नामों से रिप्रेजेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत जब रिप्रेजेंट मतलब भारत जब आ गया तो दोस्तों आखिरकार इंडिया लाने की क्या आवश्यकता थी, इंडिया साथियों इसके अंदर क्यों जोड़ा गया, कोई बच्चा बताएगा इस बात को? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश के लिए। हाँ हो सकता है भाई, भारत दैट इज इंडिया, तो इसलिए साथियों मतलब भारत क्या हो गया, हिंदी का शब्द हो गया, इंडिया क्या हो गया मतलब भारत इंडिया हिंदी का शब्द हो गया, इंडिया इंग्लिश का शब्द हो गया, इसलिए जोड़ा गया होगा। भारत मूल नाम है और इंडिया दोस्तों, बहुत बढ़िया, एक कल्पना यादव नाम का बच्चा है, उसने थोड़ा कोशिश करी है, चलेगा। हिस्ट्री बेटा पेड बैच में आप देख लेना, 30 क्लास हो चुकी है, लगभग 30-40 क्लास और जाएंगी उसमें, ठीक है। बताओ भाई, किसी ने बताया इसके राज कभी नहीं, इसके राज कभी अलग नहीं हो सकता, अच्छा इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकता, ऐसा लिखना चाह रहे होगे। ओके दोस्तों देखो, सबसे पहली बात क्या है मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको इसलिए नहीं पता, कह रहा है इंडस रिवर के लिए, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो दोस्तों, जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमने इस बात पर विचार किया कि हम भारत का नाम, भारत के पहले संविधान के अनुच्छेद में जिसमें हम राज्यों की संघ की बात करने के लिए जा रहे हैं कि भारत में कौन कौन आएंगे, वहां हम अपना नाम क्या यूज करें, तो लोगों ने कहा भारत कर देते हैं काम चल जाएगा, कुछ ने कहा इंडिया कर देते हैं, कुछ ने कहा दोनों ही कर देते हैं, कुछ ने कहा चारों कर दो, पांचों कर दो, और भी बहुत सारे नाम है सब कर दो। रीजन क्या है, कारण क्या है दोस्तों? देखो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश का नाम दोस्तों भारत है, क्या है, हमारे देश का नाम भारत है, जो भरत के नाम पर पड़ा था। तो हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते। अभी आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जहां पर साथियों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता था, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना शुरू कर दिया, जो निमंत्रण पत्र भेजे गए उन पर सब प्रेसिडेंट ऑफ साथियों आपका इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ। हमारी संस्कृति साथियों से भारत शब्द से जुड़ी हुई थी, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि साथियों भारत जो हुआ करते थे उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। तो हमारे लिए जरूरी था कि हम रखेंगे तो भारत ही, लेकिन दोस्तों भारत के सामने एक समस्या आके खड़ी हो गई यहां पर। वो समस्या क्या थी, क्या आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब हम दोस्तों अपना संविधान बना रहे हैं तो हमारा संविधान लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों क्या आप जानते हो कि इससे पहले यूएनओ की स्थापना हो चुकी है, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। 1945 में दोस्तों यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी, और भारत जो यूएनए का सदस्य बना था ना, वो दोस्तों इंडिया के नाम से बना था। भारत जो यूएनओ का सदस्य बना है उसमें दोस्तों यूएनओ के अंदर भारत का नाम इंडिया लिखा हुआ था। अगर हम साथियों सिर्फ भारत शब्द का प्रयोग करते तो दोस्तों यूएनओ की सदस्यता भारत के हाथ से चली जाती, इसे दोबारा सदस्यता लेनी पड़ती यूएनओ की, और अगर दोस्तों सिर्फ ये इंडिया ही शब्द यूज कर देते तो दोस्तों फिर हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता, फिर भारत जो साथियों एक बहुत प्राचीन काल से नाम चला आ रहा था वो साथियों हमें नहीं मिलता। इसलिए एक तरफ हमने अपनी संस्कृति को बचाना चाहा कि हम भारत तो रखेंगे ही रखेंगे, दूसरी तरफ हमने यूएनओ की सदस्यता को भी नहीं जाने दिया। दोस्तों यूएनओ की सदस्यता को भी हमने रखा, क्योंकि यूएनओ में हम इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट होते थे, जबकि हमें साथियों इसलिए भाग फर्स्ट के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत और इंडिया दोनों ही शब्द जोड़ने पड़े। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि आखिरकार दोनों नाम क्यों लिखे गए हैं? बोले सर क्लियर हुआ। दोस्तों यहां पर समझिएगा कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा ना बेटा प्रश्न इतने निकल सकते हैं जितने आप सोच नहीं सकते। दोस्तों राज्यों का संघ होगा, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में पूछूंगा, लेकिन राज्यों के संघ का मतलब क्या है? और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्यों के संघ को जब आप देखोगे तो दोस्तों अगर आप हिंदी में देखोगे तो शब्द प्रयोग किया जाता है संघ, और दोस्तों अगर
आप यूनियन की बात करोगे तो यूनियन का अर्थ भी होता है संघ, और अगर दोस्तों आप फेडरेशन की बात करोगे तो फेडरेशन का भी अर्थ क्या होता है? संघ। क्या कहा मैंने कहा दोस्तों हिंदी में जो एक संघ शब्द है इसके इंग्लिश में दो मीनिंग निकल सकते हैं। अगर आप फेडरेशन कहोगे तो भी मतलब है संघ, अगर आप यूनियन कहोगे तो भी साथियों इसका मतलब क्या होता है? संघ। लेकिन दोस्तों हमने हिंदी में तो संघ यूज कर लिया, लेकिन इंग्लिश में आप बताओ हम यूनियन शब्द प्रयोग करेंगे या फिर हम फेडरेशन यूज करेंगे? तो आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है इस बात से, आप फेडरेशन यूज कर लो या फिर आप संघ यूज कर लो, मतलब फेडरेशन यूज कर लो या फिर आप यूनियन यूज कर लो, बात तो एक ही है। मैंने कहा बिल्कुल, अगर तुम्हारी तरह से सोचे तो बात एक ही है, लेकिन दोस्तों इस बात का बहुत बड़ा मतलब है। मैंने क्या कहा? इस बात का बहुत बड़ा मतलब है। अगर दोस्तों हम फेडरेशन शब्द यूज करते हैं तो भारत की स्थिति अवस्थिति सब कुछ बदल जाएगी। अगर हम यूनियन शब्द प्रयोग करते हैं तो भारत के अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं बदलेगा। देखो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले सब तो हिंदी में वालों को कोई समस्या नहीं, संघ यूज करेंगे, लेकिन इंग्लिश वालों को बताना चाहता हूं कि आखिरकार दोस्तों फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानो कि जो यूनियन है ना, ये सत्यो कॉन्सेप्ट अपनाता है ब्रिटेन। कौन अपनाता है दोस्तों? ब्रिटेन के अंदर सत्यो यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनियन वाले कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन अपनाता है। और दोस्तों जो फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको दोस्तों आपका अमेरिका अपनाता है। क्या कहा मैंने? इसको साथियों आपका अमेरिका अपनाता है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जिन्हें आप राष्ट्र या देश भी कह सकते हैं। क्या है? बहुत सारे देश हैं दोस्तों जिन्हें आप स्टेट या राज्य भी कह सकते हैं। और दोस्तों अमेरिका के अंदर भी आपको बहुत सारे राज्य देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों देखो ब्रिटेन ने, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिटेन ने सत्य यूनियन को अपनाया, इसका मतलब है कि ब्रिटेन का कोई भी एक राज्य ब्रिटेन से अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता। यह होती है यूनियन की व्यवस्था। जबकि फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन में साथियों कोई भी आपके साथ बड़ा समझौता नहीं है, कोई आपके साथ बंदिश नहीं है। जब तक चाहो आप किसी फेडरेशन में रहो, जब आपका मन करे आप अपने आप को स्वतंत्र कर लो, अलग कर लो। तो दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के चीजें व्यवस्थित करी थी, इसलिए हमने दोस्तों फेडरेशन शब्द को यूज नहीं किया, हमने यूज किया यूनियन शब्द को। क्योंकि फेडरेशन का मतलब होता है कि कोई भी अपने आप को किसी फेडरेशन से अलग कर सकता है, अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है। लेकिन यूनियन अपने, अगर यूनियन बन गई तो यूनियन में से कोई भी साथियों अलग नहीं जा सकता। अगर हम अपने संविधान में जहां हमने साथियों यूज किया है साथियों इंडिया शैल बी ए यूनियन, अगर यहां हम फेडरेशन लिख देते ना तो जम्मू कश्मीर अपने आप को आजाद करके अलग हो गया होता, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य चाहता साथियों भारत से अलग हो जाता। इसलिए हमने फेडरेशन शब्द को यूज नहीं किया, हमने यूज किया यूनियन को। क्या यूज किया? यूनियन को। हिंदी में दोनों का अर्थ एक ही है। बात समझ में आई? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है दोस्तों बता दो जरा, जिसको मेरा नाम पता हो। एक बच्चा बड़ा परेशान है, रोहित सर आपका नाम क्या है? तो बता दो बेटा इससे मेरा नाम क्या है। तो निश्चित सी बात होगी कि यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है, और भारत और इंडिया हमने दोस्तों यहां पर क्यों यूज किया है। दूसरी बात साथियों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल सा, पहले ये जानो अनुच्छेद 1 जो भारत का साथियों नामकरण है, जो भारत और इंडिया दोनों नामों से साथियों जाना जाता है, तो भारत संविधान में किस नाम से जाना जा रहा है और दोनों नामों का यूज क्यों किया गया है, यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। भारत जो सबसे यूनियन ऑफ इंडिया है जिसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कोई भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब संघ के लिए भी यूनियन शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप दोस्तों मतलब कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं करेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना, एक बार यस का कमेंट कर दो। दोस्तों मेरा नाम सुशील जादौन सर है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसी नाम से साथियों लिखते हैं आप सुशील, और ये मैं आपको साथियों क्या लगाता हूं, एक निकनेम लगा देता हूं, और आप सम्मान वगैरह के लिए कभी कभी सर नाम जोड़ देते हो। तो मेरा नाम क्या है? सुशील जादौन सर है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो आप कमेंट करते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। वैसे मेरा नाम सुशील है, तो ये टाइटल में साथियों जादौन लगाता हूं, क्या लगाता हूं? जादौन, और सर कभी कभी आप सम्मान के लिए लगा देते हैं, ठीक है। ये बेटा मेरा नाम है।
तो मैंने कहा कि साथियों भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में साथियों क्या लिखा हुआ है वो आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात को, आपने सुना। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बस इतना बताना दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है? बस छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है और मैं आपको दोस्तों ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है पहला साथियों आर्टिकल 1, भारत के किस संविधान के मतलब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला है साथियों आपका आर्टिकल 1, दूसरा है साथियों आर्टिकल 333, तीसरा है साथियों आर्टिकल यहां पर 317, चौथा है साथियों यहां पर इनमें से कोई नहीं। आप मुझे बस एक आंसर कर दो, इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके सामने साथियों ऑप्शन दिए गए हैं। कहां घर है आपका? मेरा घर है बेटा, आज मेरा पूरा बायोडाटा निकाल लेगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। दोस्तों सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सटीक आंसर दिया, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सुंदर। दोस्तों दरअसल बात क्या है ना कि इसीलिए मैं आपको चेक करना चाह रहा था कि तुम्हें नॉलेज कितनी है, तुम पर आता कितना है, क्योंकि तुम पर कितना आता है उसी हिसाब से मैं लेवल को सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा और उतना ही मैं बेसिक से उठाऊंगा। आपने मुझे बता दिया कि आपको कितना आता है और बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें साथियों कहां से उठा के और कहां तक लेके जाना है। दोस्तों दरअसल मैंने आपको अभी पढ़ाया, अभी मैंने आर्टिकल क्या पढ़ाया? मैंने आपको यह बताया कि दोस्तों भारत जो होगा वो साथियों एक राज्यों का संघ होगा। और आप थोड़ा सा ना लॉजिकली बहुत सोचते हो, रीजनिंग पढ़ते हो ना तुम, तो तुमने कहा सर यहां संघ लिखा हुआ तो है, और तुमने भी तो वही पूछा है, तुमने कौन सा अलग पूछा है कि बताओ संघात्मक शब्द कहां पर है? सर हमने आर्टिकल 1 लगा दिया। दोस्तों अगर आप एसएससी का घटना चक्र उठाओगे तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन 2 साल पूछा गया है और डिक्टो क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है यही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन यहां पर बदले गए हैं। और तुम नहीं 99% बच्चा आंसर इसका साथ तो यही लगाता है, और इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संघात्मक शब्द का ही प्रयोग नहीं है। दोस्तों जो प्रयोग शब्द किया गया है वो यहां पर संघ किया गया है। मैं आपको पहले दिन पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया था, मैंने कहा था पॉलिटी की कोई औकात नहीं है, पॉलिटी की कोई ताकत नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन गलत करा दे, लेकिन अगर आप पॉलिटी की भाषा में ना उलझे, पॉलिटी सिर्फ भाषा के अंदर उलझ जाती है, वो तुमको ऐसे केले के छिलके टाइप के क्वेश्चन डालेगी जो लगेगा आपको यूं उड़ाया, आप पैर रखोगे और फिसल जाओगे। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संघात्मक शब्द साथियों कहीं भी किसी अनुच्छेद में प्रयोग नहीं किया गया। ये दोस्तों बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी लगातार 2 साल इस क्वेश्चन को पूछा है। और दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा होता है हमारे दिमाग के अंदर होता है, तुम किताब उठा के देखना तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, डिक्टो मिलेगा, बस ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो साथियों भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। दोस्तों शासन व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। पर भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक, एकात्मक, अर्धसंघ, सहकारी संघ शब्द साथियों कहीं पर भी नहीं है। भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, मतलब संघ का तो हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन है ये तो आप कह सकते हो, लेकिन संघात्मक, एकात्मक, अर्धसंघ, सहकारी संघ ये कोई भी शब्द भारत के संविधान में दोस्तों उल्लेखित नहीं है। बात समझ में आई? बोले सब अच्छे से समझ में आई। लेकिन सर ये तो बताओ, आपने कहा कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, तो मतलब इसके राज्य क्षेत्र में सर कौन कौन आएगा? आपने कहा कि राज्यों का संघ होगा तो राज्य क्षेत्र में आएगा कौन कौन आएगा? तो दोस्तों इसमें आपके राज्य आएंगे। राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जैसे आपका राजस्थान हो गया, जैसे आपका साथियों हम बात करें
हरियाणा वगैरह हो गए, ये सब राज्य आएंगे। सब यूटी आएंगे। यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं। तो हमने क्या कहा कि भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और दोस्तों यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। दोस्तों राज्य क्षेत्र में राज्य और यूटी तो आएंगे ही आएंगे दोस्तों। अर्जित किए हुए प्रदेश भी हमने लिखे हुए हैं कि अगर भारत किसी प्रदेश को अर्जित कर लेता है ना, तो वो भी हमारे भारत के संविधान के एक अनुच्छेद में होगा। क्योंकि राज्य क्षेत्र में हमने 3 चीज रखी हैं, एक राज्य, एक यूटी, और दोस्तों अगर कोई प्रदेश, कोई क्षेत्र हमने अर्जित कर लिया तो वो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में आएगा। बात समझ में आई? लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि भारत का अभी तक दोस्तों कोई भी साथियों अर्जित क्षेत्र नहीं है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार स्टेट और यूटी की सूची साथियों कहां पर देखने के लिए मिलेगी? तो आपको अगर स्टेट और यूटी की सूची देखनी है तो भैया अनुसूची 1 पढ़ लो, इसीलिए तो हमने अनुसूची बनाई थी। भारत में अभी कोई भी दोस्तों अर्जित प्रदेश नहीं है, लेकिन राज्य क्षेत्र में 3 चीज आएंगी, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र साथियों, ये मिलकर भारत के राज्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो हाँ कि ना। क्या अनुच्छेद 1 जिस तरह से आज मैंने पढ़ाया है, क्या तुमने कभी किसी टीचर से उस तरह से अनुच्छेद 1 पढ़ा था? क्या उतनी नॉलेज आप ले पाए थे? क्या आप इस लेवल का साथियों कंटेंट ले पाए थे? बताओ। आर्टिकल 1 आपको सिर्फ 1 लाइन में पढ़ा के टीचर आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों सिर्फ मैंने एक टेलर दिया है आर्टिकल 1 पर, आपको सिर्फ एक टेलर, ठीक है। आर्टिकल 1 जब मैं पढ़ाता हूं तो कभी देखना, जब पता चलेगा आर्टिकल 1 में कहां तक चीजें जा सकती है। बात समझ में आ गई? बोले सर ठीक है समझ में आ गई, आगे बढ़ाओ, हमारा ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाए, एएलपी का, रेलवे के जो एग्जाम है वो निकल जाए, सर कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आर्टिकल 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अनुच्छेद हम 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों दरअसल है क्या कि हमें 1 से लेकर 4 तक पढ़ने हैं। अनुच्छेद 1 हमने पढ़ लिया, 2, 3 और 4 अभी हमें पढ़ने होंगे। बोले सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों अनुच्छेद 2 में क्या है, आराम से समझ में आएगा, लोड मत लेना, मैं आराम से समझा दूंगा। दोस्तों इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख है। दोस्तों हमारा ये क्या है दोस्तों? भारत है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मान लो दोस्तों यहां पर ये तिब्बत पड़ता है, यहां पर दोस्तों श्रीलंका पड़ता है ना, या और साथियों नेपाल वगैरह, ये बहुत सारे क्षेत्र पड़ते हैं। अगर भारत ने कभी बाहर के क्षेत्र को भारत में मिला लिया, कहा भैया हमारी सीमा तो अब ये हो गई, पूरी हमारे सीमा के अंडर आ गया, तो दोस्तों अगर आप भारत के बाहर से किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला रहे हो तो आपको उसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। अनुच्छेद 2 में वो सारी प्रक्रिया दी गई है कि भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को अगर आप भारत में मिलाना चाहते हो तो उसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में दी गई है। बात समझ में आई? कोई लोड तो नहीं पड़ा? क्लियर हुई? क्या भाई बाहर का कोई भी क्षेत्र भारत में मिलाना है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 पढ़ लो। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा आसान सी बात थी, ये तो आपने एक झटके में उड़ा दी। मैंने कहा बेटा उड़ा तो दी, लेकिन इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर आपने बताया कि अगर भारत के बाहर का कोई भी क्षेत्र भारत में मिलाना है तो उसकी प्रक्रिया 2 में दी गई है, लेकिन सर कौन मिला सकता है? किसको शक्ति है, किसको ताकत है कि नेपाल, तिब्बत या फिर साथियों मान लो श्रीलंका या कोई भी देश है उसको अगर भारत में मिलाना है तो ये कर कौन सकता है? अनुच्छेद 2 में तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया, शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसके तहत दोस्तों संसद जो है ना, पार्लियामेंट, ये दोस्तों विधि बनाएगा, कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा। तो इसके तहत संसद विधि बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि भारत के बाहर का कोई भी क्षेत्र अगर भारत में मिलाना है तो ऐसा काम साथियों संसद कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो बोले सर बिल्कुल समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद अगर 2 समझ में आ गया ना तो 3 समझो तुम्हें आराम से समझ में आ गया बिना समझाए। अगर 2 समझ में आ गया तो 3 तुम्हें बिना समझाए समझ में आ गया। सर कैसे, एक बार बताओ तो। देखो अनुच्छेद 2 में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है, मैंने क्या कहा था कि भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है और उसे भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 का आप प्रयोग कर लेंगे। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत के अंदर का कोई क्षेत्र हो, भारत के अंदर का कोई क्षेत्र हो,
उसके अंदर कुछ आपको परिवर्तन करना हो, उसका राज्य का नाम बदलना हो, सीमा परिवर्तित करनी हो, 2 राज्य बनाने हो, या एक राज्य में से साथियों अलग अलग राज्य करने हो, बहुत सारे काम भारत के अंदर भी तो हो सकते हैं किसी राज्य को लेके। बोले सर हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर बाहर से कोई क्षेत्र भारत में मिलाना है तो जो परिवर्तन होंगे वो 2 अनुच्छेद में उल्लेख दिया गया है, और अगर आपको अंदर भारत में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए साथियों आपको अनुच्छेद 3 दिया गया है। सिंपल सी बात है, याद हो गए दोनों भाई। अगर बाहर से किसी क्षेत्र को हम भारत में मिला रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 2 में है, और भारत के अंदर ही किसी राज्य में दोस्तों कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं या उसकी सीमा को परिवर्तित कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं भारत के अंदर, तो दोस्तों उसके लिए आपको उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में दी गई है। 2-3 ऐसे तुमने चुटकी में याद कर लिए। कितने यार होशियार बच्चे हो तुम, मुझे देख के लगता नहीं था पहले मिलाता जब तुमसे, लेकिन अब मिलाऊं तो मुझे समझ में आ गया तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, इसमें भारत के भीतर राज्य क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन तथा उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। सर क्या परिवर्तन हो सकता है? तो दोस्तों परिवर्तन हो सकता है कि अगर आपको नए राज्य का गठन करना है, बनाया ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा, है ना, तो नए राज्य का गठन करना है तो आपको अनुच्छेद 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, मान लो सबसे पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश सब एक ही थे, हमने 2 बना दिए, या फिर साथियों राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, भाई राज्य पहले उत्तरांचल नाम हुआ करता था उत्तराखंड का, अब क्या है उत्तराखंड नाम कर दिया। तो दोस्तों परिवर्तन क्या, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन क्या हो रहे हैं राज्य के अंदर, या तो आप नए राज्य का गठन कर रहे हो, या फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हो, या उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हो। अगर ऐसा कोई भी काम आप किसी राज्य के साथ करेंगे तो दोस्तों आपको अनुच्छेद 3 का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रक्रिया है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में इतना भोला नहीं है तुम जितना समझ रहे हो, वो पूछेगा क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कट के बना, बताओ इसके लिए कौन से अनुच्छेद में साथियों कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया गया होगा, अनुच्छेद 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, अगला क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ साथियों भारत के अंदर 29 राज्य हुआ करते थे, वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं, यह संख्या अगर कम हुई है तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन हुआ होगा? मैंने बोला परिवर्तन हुआ होगा, ध्यान रखना साथियों अनुच्छेद 1 में परिवर्तन होगा, क्योंकि उसी में तो राज्य क्षेत्र डिफाइन किया गया है। पहले 29 तब 28 हो गए, तो परिवर्तन कहां होगा? 1 में करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो परिवर्तन की प्रक्रिया निभाई है वो अनुच्छेद 3 के तहत निभाई है। बेटा बातों को समझने की कोशिश किया करो, कविता को कहानी बना के उलझा दो साहब, कविता को कहानी बना के। बेटा हम तो शरबत में जहर मिला के पिलाने की ताकत रखते हैं, तुम कविता को कहानी बना के उलझाने की बात कर रहे हो। हम तो शरबत में बेटा जहर मिला के पिलाने की ताकत रखते हैं। समझ में आ गया? कौन है ये? वीरेंद्र शर्मा। बेटा तुम्हारा नाम वीरेंद्र नहीं तो तुम्हें हम बहुत पीटते हैं। अभी बात समझ में आई? अनुच्छेद 3। दोस्तों आप संविधान की कोई किताब उठा लीजिएगा, कोई मोटी से मोटी, मेरे सामने अभी 3 से 4 किताब रखी है, अनुच्छेद 4 एक किताब नहीं लिखती। अनुच्छेद 4 में क्या है, एक भी किताब इसको डिटेल में नहीं लिखती। आप कोई किताब उठाना, आप किसी टीचर से पूछना, ये कहना सर अनुच्छेद 4 को ना डिटेल में समझाओ क्या है, वो तुम्हें एक लाइन ही बताएगा, एक से दूसरी बता ही नहीं सकता। समझ में आ गया? आप बड़े से बड़े साथियों न्यायपालिका के सदस्य के पास जाना और कहना सर अनुच्छेद 4 में क्या, एक बार समझाओ ना हमको। आपको किसी का टेस्ट लेना हो ना तो उससे पूछना अनुच्छेद 4 में क्या है। दोस्तों मोटी से मोटी किताब मौन है इस आर्टिकल पर, लेकिन आपको ज्ञानी तो नहीं बनना ना, आपको अपना एग्जाम निकालना है ना, तो आप उतना ही समझना। बाकी मैं इसे समझा सकता हूं जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 4 में सिंपल सी बात कही गई है कि आपने अनुच्छेद 2 को पढ़ा, अनुच्छेद 3 को पढ़ा, दोनों अनुच्छेद पढ़ के आए। भाई एक में भारत के बाहर से अगर किसी राज्य को मिला रहे हैं तो उसका उल्लेख दिया गया है, एक में भारत के अंदर किसी राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका उल्लेख दिया गया है। दोस्तों 2 और 3 के तहत जो भी आपने परिवर्तन किए ना, उसके लिए दोस्तों आपको 368 की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल भाषा में ये समझो कि जो आपने अनुच्छेद 2 और 3 में काम किए, या जो आपने अनुच्छेद 2 और 3 के तहत काम किए ना, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। बस यही बात दोस्तों अनुच्छेद 4 में कही गई है। यहां क्या लिखा है?
368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और 368 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया ही तो दी गई है। तो सिंपल आप एक बात ध्यान रखना कि अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि 2 और 3 का प्रयोग अगर करके आप भारत में कोई भी परिवर्तन कर रहे हो तो आपको संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि अगर आप किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हो, आप किसी अन्य राज्य को भारत में मिला रहे हो, तो क्या भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, नहीं या हाँ? तो आप क्या कहेंगे, नहीं। क्यों? अनुच्छेद 4 कह तो रहा है कि 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किए जाएंगे उनमें 368 प्रक्रिया लागू नहीं होगी, मतलब संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 और 3 के तहत जो चाहो भारत में कर लो, ये बात 4 में कही गई है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हुई दोस्तों? 4 संविधान संशोधन मतलब 4 अनुच्छेद आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताओ मुझे, बोलो हाँ कि ना। हाँ, कलम बादशाह लिख रहा है कि 2/3 परिवर्तन होगा साधारण बहुमत द्वारा होगा। हाँ बेटा कलम आप सही लिख रहे हो, कोशिश कर रहे हो, गलत नहीं है आपका। बेटे टोटल अनुच्छेद कितने हैं? लगभग 448-50 के आसपास हो चुके हैं एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो। लेकिन टोटल वर्तमान में कितने हैं ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे ये पूछा जाएगा, तो फिर आप ध्यान रखना 395 हुआ करते थे, ठीक है? बस ये पूछा जाएगा मूल संविधान में कितने थे। क्योंकि मान लो आपने आज पेपर दिया, कल कोई संशोधन हो गया या कुछ नया प्रावधान आ गया, एक बढ़ गया, तो आप आज आपने कुछ लगाया, कल घट गया, बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये नहीं पूछा जाएगा वर्तमान में कितने, ये पूछा जाएगा मूल संविधान में कितने थे, ठीक है? चलो दोस्तों अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता आप इसे क्या कहते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको भारत के संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा? तो दोस्तों आप इसमें भाग 2 पढ़ोगे और दोस्तों अनुच्छेद आप 5 से 11 पढ़ रहे होगे। क्या कहोगे? भाग 2 पढ़ रहे होगे और अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ रहे होगे। दोस्तों ये जो व्यवस्था है नागरिकता की हमने कहां से ली है? दोस्तों ये सबसे पहली बात है हमने ब्रिटेन से ली है। और भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि साथियों सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। यह बात मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में क्या अंतर होता है, यह मैंने आपको बता दिया था। स्पीड में एक बार जल्दी से बता देता हूं, अगर कोई बच्चे नए जुड़े हो तो स्पीड में बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। दोस्तों अगर मैंने कहा कि ये साथियों 2 देशों का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दोस्तों एक मैंने यहां पर यूएस का ले लिया, क्या ले लिया? यूएस का ले लिया, यूएसए, ठीक है? तो यूएसए में क्या व्यवस्था होती है कि यूएसए में साथियों बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है? तो अगर कोई भी दोस्तों व्यक्ति इस राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर नागरिकता लेता है तो वो इस राज्य से तो लेता ही लेता है नागरिकता, साथ के साथ साथ इसे संघ से भी लेना पड़ता है जो पूरा का पूरा मिलकर यूएस है। ये पूरा का पूरा मिलकर यूएस है। इसमें यूएस खुद एक देश है, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूरा है, इसमें बहुत सारे ग्रुप आते हैं जिसमें खुद यूएस है, मतलब अमेरिका खुद है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेगा तो पहले तो अमेरिका से लेगा, फिर यूएसए से लेगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, तो 2 जगह से नागरिकता लेनी पड़ी ना। तो इसी को आप दोहरी नागरिकता कह देते हो। क्या कह देते हो? दोहरी नागरिकता कह देते हो। भारत में क्या है दोस्तों, ये आपका संपूर्ण भारत हो गया, इसमें बहुत सारे राज्य एमपी वेमपी उत्तर प्रदेश वगैरह हो गए। तो क्या हम राज्य की नागरिकता भी लेते हैं और देश की भी लेते हैं? बोले नहीं सर, हम तो सिर्फ देश की ले लेते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो आपने एक ही जगह से नागरिकता ली तो इस प्रावधान को आप एकल नागरिकता कह सकते हो। मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज मैंने थोड़ा सा स्पीड में समझा दिया, ठीक है? तो भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल का, मतलब हम किसी राज्य से नागरिकता नहीं लेते, हम सीधा देश से ही ले लेते हैं। बोले सर समझ में आ गया, आगे बताओ। दोस्तों अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नागरिकता के अनुच्छेद 5 से ही शुरू होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के साथ प्रारंभ समय भारत में अधिवास करता हो वह सत्य भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता है। तो अनुच्छेद 5 में यह बता दिया गया कि भैया अगर जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ ना, उस दिन अगर जो अभी मैं आपको शर्त दिखाने वाला हूं उनमें से अगर आप एक भी शर्त को पूरी करते हो तो आप भारत के नागरिक हो जाओगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के प्रारंभ से अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है और वो एक शर्त को भी पूरी करता है तो भारत का नागरिक होगा। सर कौन सी शर्त है? तो इसके लिए साथ शर्त होंगी अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो, मतलब अगर वो भारत में जन्मा है संविधान लागू होते समय तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, वो भारत का नागरिक होगा।
अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, बाहर जन्म हुआ, लेकिन उसके माता पिता भारत में रहते थे, तो साथियों उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो भी नागरिकता मिल जाएगी। और अगर संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले कम से कम साथियों वो निवासी रहा हो, 5 वर्ष पहले से निवासी रहा हो, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो इस आधार पर हमने आनंद फानंद में साथियों ये प्रावधान कर दिए कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो इस आधार पर आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दोस्तों देखो, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में कुछ नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे कभी, लेकिन सिंपल मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। दोस्तों देखो, 6 में क्या है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए लोगों को नागरिकता, और 7 में क्या है दोस्तों, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों को साथियों नागरिकता। ये दोनों पाकिस्तान, क्योंकि भारत का विभाजन ही तो हुआ था, भारत में से ही तो पाकिस्तान बना था। तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो विभाजन होके पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग ऐसे थे जिनका क्षेत्र ही पाकिस्तान में चला गया। तो दो तरह के लोग थे साथियों, जो पाकिस्तान में विभाजन होकर चले गए, कुछ अपनी मर्जी से चले गए। तो हमने दोनों ही लोगों के लिए साथियों 6 और 7 में यहां व्यवस्था कर रखी है कि आप सबको भारत का नागरिक माना जाएगा। उस समय हम ये चाहते थे कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा जिसको नागरिकता चाहिए ना उसे नागरिकता हम दे सके। तो ये दोनों अनुच्छेद साथियों पाकिस्तान से संबंधित हैं। दोस्तों अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 में व्यवस्था है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता। हो सकता है कि भारत के कुछ लोग हों जो जब उस समय आजादी के समय बाहर ही रहते हों, तो मूल रूप से वो भारत के रहे हो, तो उनको साथियों हम अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दे देंगे। 9 में क्या है, 9 में दोस्तों यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है, अपनी मर्जी से, मान लो अमेरिका में रहता था, अमेरिका की नागरिकता ले ली, लेकिन पहले भारत का था, तो अगर आपने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली ना तो आपकी नागरिकता दोस्तों समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में यह बात कही गई है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चन बनेगा, फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। अनुच्छेद 10 में क्या है दोस्तों, यहां पर क्या है ना कि यहां पर दोस्तों कहा गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नागरिकता का साथियों निरंतर प्रावधान होगा। मतलब जो व्यवस्था बना दी ना जिसके तहत आप नागरिक बन गए, तो वह निरंतर चीजें चलती रहेंगी। और दोस्तों 11 में क्या है, संसद को दोस्तों नागरिकता के अर्जन और समाप्ति पर कानून बनाने की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन करेगा, तो संसद के पास ये शक्ति होती है कि नागरिकता से संबंधित साथियों प्रावधान करे, इसे लचीला बनाए, इसे और कठिन बनाए। तो नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान करना है तो दोस्तों कौन करेगा, ये आपका पार्लियामेंट करेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, यहां से समझो। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्तों, भारत के अंदर जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था, इसके तहत नागरिकता साथियों प्राप्त करना और समाप्ति करना हम देखेंगे। मतलब अर्जन प्राप्त कितनी तरह से कर सकते हो और समाप्ति कितनी तरह से आपकी नागरिकता की हो जाएगी। दोस्तों आप 5 तरह से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। कैसे, जन्म से आपको नागरिकता भारत की मिल सकती है, वंश के आधार पर, मतलब माता पिता का जन्म हुआ हो, आप पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हो, आप देशीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हो, और आपका क्षेत्र अगर भारत ने अर्जित कर लिया और आप उस क्षेत्र पर रहते हो तो आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा। सिंपल मैं यह कह सकता हूं कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। कौन कौन से, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और साथियों अर्जित। ये बात याद रहेगी। 5 तो प्राप्त करने के तरीके, प्राप्त के 5, पैसे 5 पैसे प्राप्त। और दोस्तों नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से दोस्तों, या तो आपने परित्याग कर दिया हो, छोड़ दी हो नागरिकता, भाई हमें नहीं चाहिए, आपने इच्छा से छोड़ दी। ठीक है, दूसरा आपको बर्खास्त कर दी गई हो नागरिकता। तीसरा दोस्तों आपको वंचित कर दिया गया हो। देखो परित्याग ठीक है, आपने स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ दी, कोई बात नहीं है। अब यहां क्या है, बर्खास्त और दोस्तों वंचित। अगर आप, जैसे क्या होता है ना कि आप वंचित का पहले मैं बताता हूं, जैसे आप मान लो कि युद्ध हो रहा है, किसी दूसरे देश के साथ साथियों आपके संबंध मिल रहे हैं, तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहां क्या है, बर्खास्त का मतलब है कि आपकी नागरिकता साथियों छीन ली जाए, है ना, दूसरे देश से आपने अपनी नागरिकता ले ली तो आपको साथियों बर्खास्त कर दिया जाएगा, भाई एक ही जगह की नागरिकता हम दे सकते हैं। तो 3 तरह से साथियों नागरिकता छोड़ी जा सकती है, मतलब जा सकती है, और 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। बस ये 8 तरीके याद रखना कि 3 से तो नागरिकता आपकी जा सकती है और 5 तरीके से नागरिकता आपकी आ सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ एक बार। तुम बेटा बातों में लगे हुए हो हैं। नीरज यादव करें, आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है।
नीरज मेरे भाई, मुझे भी आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बिन्नी कह रहे हैं ऑल क्लियर, समझ में आई सारी बातें, खोपड़ी के अंदर सेट हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे माथे पे मिलेगी बेटा पीडीएफ तुम्हें, ठीक है। मेनू कह रही है कहाँ मिलेगी? बेटा मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ टेलीग्राम मिलती है, हर क्लास में शुरू में बता के आता हूँ। कैसे करते हो तुम पीडीएफ वीडीएफ? चलो बेटा फंडामेंटल राइट्स पढ़ें दोस्तों। हाँ भाई फंडामेंटल राइट पढ़ें दोस्तों। देखो ग्रुप डी के लिए मैं आपको 3 से 4 मिनट में आपके फंडामेंटल राइट खत्म कर दूंगा। 3 से 4 मिनट में आपको सारे फंडामेंटल राइट याद करा दूंगा इसी क्लास के अंदर, ठीक है। विद आर्टिकल, कभी नहीं बोल सकते जीवन में, ऑल लाइफ। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है फिर हम लगभग 1-1.5 घंटे इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, देखो सिंपल भाषा में पहले मेरी बात सुनना, और यही जो मैं आपको बता रहा हूं ना एकदम क्रीम है, फंडामेंटल राइट की क्रीम है, यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, क्या है, ध्यान से सुनना, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार दोस्तों हमने कहां से लिए हैं, तो मैं आपको याद भी करवाया हूं आई थिंक पहले। तो मौलिक अधिकार दोस्तों देखो, इसको ये खुद बताएगा कहां से लिए गए। दिख गया हरे कलर का, तो कहां से लिए गए, बस ये बताएगा अमेरिका से लिए गए। नागरिकता कहां से ली गई थी, ब्रिटेन से भी बताया। तो जैसे पूछेगा मौलिक अधिकार, तो अधिकार का पहला वाला लेटर खुद बताता है मैं कहां से हूं, मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से। सर इसका भाग कौन सा है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो ये खुद ही बताएगा, ये खुद ही बताएगा किस भाग में हूं मैं। देखो इसको जब आप देखोगे तो ए को बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना, तभी तो यहां से ये बनेगा ए। तो अगर आप इतना ही बनाकर छोड़ देते हो, सिर्फ इतना, तो क्या दिख रहा है, क्या तुम्हें भाग 3 नजर नहीं आ रहा, आ गया ना। तो ये अक्षर खुद बताएगा मैं कहां से लिया गया हूं और मैं किस अनुच्छेद में, किस भाग के अंदर हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोले सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि दोस्तों जो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार है ना, उनकी संख्या 6 है और मूल संविधान में इनकी संख्या दोस्तों 7 हुआ करती थी। ये बात और याद कर लोगे? बोले सर याद कर लेंगे। हाँ बस फिर छोटी सी बात ये भी ध्यान कर लेना कि दोस्तों 44वां अधिकार बताइए, एक बार कमेंट करो। बोले सर वर्तमान के अंदर आपने 7 मौलिक अधिकार बताए। क्या कहा मैंने दोस्तों? वर्तमान के अंदर 6 बताए और मूल में 7 हुआ करते थे, 1 हटा दिया, ठीक है। तो वर्तमान में कितने बताए दोस्तों? 6 बताए। देखो एक है समानता का अधिकार, ध्यान से सुनना, यहां पर खोपड़ी इधर ही लेके आना पूरी तरह से, ध्यान रखना नहीं तो फिर गई हवा में बात। एक है साथियों समानता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, एक है साथियों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे साथियों क्या है ना, 6 के 6 साथियों हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। याद देखो अभी करवाता हूं तुम्हें, सुनो ध्यान से दोस्तों। कुछ नहीं करना, आपको ऊपर 2 सै लिखनी है, एक पूरा एक आधा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर ऐसे ही पढ़ोगे ना कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। और बताओ जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस ऐसे पढ़ना, ऊपर 2 सै लिखो, एक पूरा एक आधा। लिख दिया? बोले लिख दिया। फिर मैंने कहा बेटा नीचे भी 2 सै लिख दो। क्या लिख दो? नीचे भी आप 2 ही सै लिख दो। आपने कहा सर लिख दिया, 2 सै ऊपर लिख दिए, 2 सै नीचे लिख दिए। अब क्या करें सर? कुछ मत करो बेटा, बीच में शोध कर दो। क्या कर दो? बीच में शोध कर दो, बस हो गए याद। कोई बड़ी बात थी क्या? बताओ। बीच में क्या कर दो? बीच में सर शोध कर दो। देखो हो गए। ऊपर 2 सै, एक पूरा एक आधा, नीचे 2 सै और बीच में शोध कर देना है। अब सुनो ध्यान से साथियों, इस सै से क्या बना पूरे से? इस सै से बना दोस्तों आपका समानता का अधिकार। इस आधे सै से क्या बना दोस्तों? आपका स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने कहा बीच में शोध कर दो, तो इस शोध से क्या बना? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इस ध्याय से क्या बना? इस ध्याय से बना दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने कहा बेटा नीचे भी 2 सै लिखने थे, एक सै से क्या बना? संस्कृति और शिक्षा, दोनों सै से आ रहे हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इस सै से क्या बना बेटा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद हुए कि नहीं हुए बस इतना बताओ। ये आप 5 से 6 बार लिख देना, और अगर लिख भी नहीं पाओ ना तो बस ऊपर 2 सै, नीचे 2 सै और बीच में शोध कर देने, 6 के 6 याद हो गए बेटा। इससे सुपर ट्रिक नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं भी, ढूंढ ले। अब बोले सर मजा आ गया बात में, तो तुमने तो एकदम से सर व्यवस्था सेट ही कर दी हमारी। आर्टिकल और याद करते हैं। देखो जैसे समानता का अधिकार जो है ना, ये 14 से 18 में है।
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। उसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार सब तो सारे के सारे किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर है। अब इनको और आसानी से याद करा दूंगा। देखो कुछ मत करो, एक ट्रिक ही बताऊं मैं आपको, बताऊं दोस्तों, एक ट्रिक है 5 4 2 4 2 4। मैंने क्या कहा, एक ट्रिक है जिसका क्या नाम होगा, 5 4 2 4 2 4। याद हो गए, पक्की बात है। कैसे, 5 4 2 4 2 4, 5 4 2 4 2 4। अरे 5 4 ही तो याद रखना है, बाकी तो 2 4 2 4 ही हो रहा है, क्या दिक्कत है। अब सुनो ध्यान से कैसे लगानी है, इधर कर लेना खोपड़ी बेटा, नहीं तो बाद में सब कुछ सफा हो जाएगा। देखो यहाँ 5 लिखे हैं ना, बस ये ध्यान रखना 14 से हमें शुरू करना है। तो आप कहोगे सर 14 से 18 तो 4 ही हो रहे हैं, तुमने 5 लिखा है। अरे बेवकूफ, ये 5 ही है, गिनो 14 15 16 17 18, 14 खुद भी काउंट होता है यहाँ पर। तो दोस्तों 14 से लेकर 5 अनुच्छेद बढ़ जाओ, ये सब तो इस समानता के अधिकार में आ रहे होंगे। 14 15 16 17 18, तो मैंने क्या कहा, पहले में 5 हैं, याद हो गया, बोले हो गया सर। दूसरे में 4 है, आपको 3 दिखेंगे यहां पर, लेकिन 19 20 21 22 4 है ये, 19 खुद भी काउंट होता है। तो दूसरे में कितने, 4, तो 19 से भी 18 पे खत्म हो गया ना यहाँ पे। तो अब 19 20 21 और 22 खत्म, बोले सर हो गया। अब यहां देखो 23 और 24 दो अनुच्छेद यहां पर हैं, यहां 4 कौन कौन से, 25 26, क्योंकि 24 पे खत्म किया है ना, तो 25 26 27 28, 25 26 27 28। दोस्तों यहां पर क्या है, यहां 2 मिलेंगे, 29 और 30। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर 31 जो है वो खत्म कर दिया गया, मैं आगे चल के बताने वाला हूं। लेकिन एग्जैक्ट क्या है कि यहां जब आप गिनोगे तो 32 33 34 और 35, कितने, 35। और हमें आर्टिकल कितने पढ़ने थे, यही तो पढ़ने थे, 12 से 35। भाई मौलिक अधिकार कहां तक है, ये आपके 12 से 35 तो ही हैं, तो 12 13 में क्या मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन सत्य जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मुख्य रूप से 14 से शुरू होते हैं, और 5 4 2 4 2 4, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, देखो 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये भी तो आसानी से याद हो जाएंगे मौलिक अधिकार। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों मेरे लालो कि सबसे मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो ये भी तो आसानी से याद हो जाता है। 1 2 3 5, भाई 1 2 3 तो है, 4 की जगह पर 5 लिख दिया है, तो 1 2 3 5 याद हो जाएगा। बताओ बेटा, आपको अगर मैं अब कुछ भी पूछूं कि 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, क्या आप बता पाओगे, यस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कहां से कितने अनुच्छेद हैं, किस अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, हो सकता है अभी टाइम लगेगा 1 से 2 मिनट, लेकिन क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ये तो गारंटी की बात है। ये जी का जंजाल बना देते हैं अपने आप में बेटा याद करने, अब नहीं भूलोगे। ऊपर 2 से नीचे 2 से, टाइम कितना बचा है, ऊपर 2 से नीचे 2 से, बीच में शोध कर देना है। अब बात आई अनुच्छेद की, तो 14 से शुरू करना है, 5 4 2 4 2 4, 5 4 2 4 2 4। बेटा शीशे के सामने खड़े होकर कभी बोला करो ऐसी चीजों को, ना याद किया करो। घर वाले सोचे ना पागल है क्या है, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसी चीजें सिखा दूंगा आपको कि दिल खुश हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बोले सर बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। मैं पूछूंगा बेटा, अगर तुमने गलत कर दिया ना, अगर तुमने गलत कर दिया तो तुम गए फिर, ठीक है। बेटा थोड़ा सा इंग्लिश में ये ट्रिक है नहीं मेरे पास, आप थोड़ा मैनेज कर लेना है ना इंग्लिश में। अब इसमें क्या मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में, थोड़ा आप ये समझो कि जैसे ट्रिक या तो हिंदी में बन सकती है, इंग्लिश में बन सकती है ना। तो हिंदी वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप हिंदी में लिख लेना है ना। अदरवाइज सत्य मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको भी डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूँ आर्टिकलों को। ये मैंने एक क्रीम के तौर पर दे दिया, बेसिकली क्वेश्चन तो यही से बन जाएगा जो भी अभी आपको बताया है। अब थोड़ा हम डिप्थ में जाएंगे, थोड़ा और देखेंगे भाई यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने आपसे पढ़ा है पहले पॉलिटी, अच्छा कल्पना यादव आपने पढ़ा है, ओके अच्छी बात है। पॉलिटी बेटा बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमने पॉलिटी बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, हमने हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाया है, ठीक है। पॉलिटी मतलब मैंने कम ही पढ़ाया है, कम ही जगह पे भी पढ़ाया है, और हिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ाया है। सीखा करिए, पूछ लो सर, अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो बेटा ये उड़ाने वाली ट्रिक तो मैं देख रही है ना, 2-3 दिन बाद पूछूंगा तुमसे। पॉलिटी बेटा 20 क्लास में, मेरा मानना है कि 20-21 क्लास में पॉलिटी खत्म कर देंगे।
मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। सर आई लव यू टीचिंग, आई लव योर टीचिंग। ओके थैंक यू मेरे भाई। चलें, चलो दोस्तों देखो, एक सिंपल सी बात समझो कि दोस्तों आप जब मौलिक अधिकार पढ़ते हो तो क्या आप ये जानते हो कि दोस्तों मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या होता है? कोई बच्चा बता पाएगा? क्योंकि आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं है ये वाली बातें। एक अधिकार है मानव अधिकार और एक अधिकार है मौलिक अधिकार। दोनों में अंतर बता सकता है कोई कि मानव अधिकार में अंतर क्या होता है और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है? मैं आपको बताता हूं, टाइम हमारे पास कम है। दोस्तों मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो आपको पैदा होते ही मिल जाते हैं। जैसे साथियों सांस लेना, है ना, पानी पीना, पानी के अलावा हम कह सकते हैं मतलब जीना, मतलब धूप लेना, छांव लेना, हवा लेना, ये सब क्या एक मानव के अधिकार होते हैं जो आपको नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, है ना। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो किसी देश के द्वारा दिए जाते हैं। अब मान लो आपको सांस लेने का अधिकार है, ये एक मानव अधिकार है आपके पास। आप अमेरिका में जाओ, क्या अमेरिका वाले रोक लेंगे भाई सांस मत ले हमारे देश के अंदर? नहीं ले रोक सकते ना, वो आपका मानव अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार किसी भी देश के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार हैं। देश साथियों उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, देश उनके लिए साथियों आपको बाध्य भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में यही अंतर होता है कि मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो आपको प्रकृति से पैदा होते ही मिल जाते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो आपको किसी देश के द्वारा दिए जाते हैं। मानव अधिकार पर कभी कोई रोक नहीं लगा सकता, मौलिक अधिकार पर दोस्तों कोई भी देश कभी भी रोक लगा सकता है। सिंपल समझो, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे मानव अधिकार कहलाते हैं। ये किसी देश की सीमा से नहीं बंधे होते, ना ही संविधान पर निर्भर होते, और प्राकृतिक अधिकार ही मानव अधिकार होते हैं। दोस्तों कभी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर बताओ, और पूछ लिया कभी बताओ मानव अधिकार कितने हैं, तुमने लगा दिए 6 है, ऐसे करोगे क्या? और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये देश की सीमा से बंधे होते हैं और देश के नागरिक को ही प्रदान किए जाते हैं। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो ये भी जान लो कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन करके एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, उसे समाप्त करके 300 के ए में या 300 के दोस्तों के में इसे विधिक अधिकार या इसे कानूनी अधिकार या इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि हमारा कौन सा अधिकार समाप्त किया गया है, कब किया गया है? तो ध्यान रखना, क्या ये संविधान से ही हटा दिया गया? नहीं, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये संविधान में अभी भी है। पहले साथियों संपत्ति का अधिकार 31 आर्टिकल में था, अब 300 के 1 में है। पहले साथियों ये कैसा था? ये पहले साथियों मौलिक अधिकार था, अब क्या है दोस्तों? विधिक अधिकार है। क्या? संपत्ति का अधिकार। क्लियर हुई बात? समझ में आई? तो एक बार सारे बच्चे बेटा वीडियो को लाइक करो, सारे बच्चे। और दोस्तों आज सारे बच्चे कमेंट करके ये जरूर बताना कि दोस्तों क्लास आपको कैसे लगी। मैं एक एक बच्चे का आज कमेंट पढ़ूंगा, आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। दोस्तों आप पूरे यूट्यूब पर कंपेयर कर लेना, अगर ऐसा कोई आपको पढ़ा रहा हो इतना डीपली जाके चीजों में और इतना मतलब याद क्लास में ही करा देने वाली बात, बेटा आप उससे पढ़ लेना, है ना, यही कह सकता हूँ। तो क्लास के बाद कमेंट करना कैसी लगी क्लास। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह कल। और ये साथियों हमारा थोड़ा सा ध्यान रखना कि पॉलिटी की क्लास चल रही है, और इसके अलावा साथियों हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो साथियों अभी 399 रुपए में भी आपको मिल जाएगा। जाके साथियों आप इसे परचेज कर सकते हैं, साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर ये आपको कोर्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये साथियों सारे के सारे फीचर हैं, आप जाके ले सकते हैं। बेस्ट कंटेंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो मैं इसमें साथियों आपको कंप्लीट जीके पढ़ा रहा हूं, तो जाके आप इसे एनरोल कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल दोस्तों।